चलो बच्चा, प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात कर रहे थे हम लोग कि प्लेटिहेल्मिन्थेस हमें पढ़ना है और इनको एक उपनाम दिया जाता है, क्या? चपटे कृमि। यानी कि ये एक ऐसे कीड़े हैं जो होते कैसे हैं? चपटे होते, या फिर इनको इंग्लिश नाम अगर देना चाहें तो नाम देते हैं क्या? फ्लैट वॉर्म। फ्लैट मीन्स भी क्या होता है? चपटा होता है। ठीक है, चलो अब एक एक जरा पॉइंट को नोट करते हैं। इनका क्या क्या चीजें हैं जो पहले से हमें पता है। देखिए, सबसे पहला चीज कि सर यदि इनको पृष्ठभाग पर देखा जाए, पृष्ठ क्लियर कर रखा है कि पृष्ठभाग किसको कहते हैं? ये पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? पृष्ठभाग कहते हैं। तो यदि इनको पृष्ठभाग से देखा जाए तो पृष्ठभाग से कैसे होते हैं ये लोग? चपटे होते हैं। यही कारण होता है कि हम इनको क्या बोलते हैं? चपटे कृमि बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, ये स्क्रीन से कट नहीं रहा ना, एक बार जरा गौर करना था। चलो दूसरा बिंदु, इनमें सममिति कौन से प्रकार की पाई जाएगी? द्विपार्श्व। सममिति की बात करें तो इनमें कैसा सममिति है? द्विपार्श्व। भूले तो नहीं है द्विपार्श्व का मतलब? क्या बोलते हैं इसको? बाइलैटरल। और बाइलैटरल या द्विपार्श्व का मतलब सीधा सीधा कि सर कोई एक ऐसा जीव जिसको हम केवल दो बराबर भाग में ही काट सकते हैं, काटने के बाद इसके दो ही बराबर भाग बनेंगे, ये एक हिस्सा और एक ये दूसरा हिस्सा। तो ऐसा जीव जिसको हम केवल दो बराबर भाग में काट सकते हैं, ऐसे जीव की अगर सममिति की बात करें तो वो सममिति क्या कहलाता है? द्विपार्श्व। तीसरा बिंदु, अगर इनमें जर्म स्तर की बात की जाए, ठीक है। अब जर्म स्तर के बारे में अगर बाय द वे हम खड़ा करा दें आपको, खड़े हो जाइए। नींद आ रही है आपको? नहीं ना? ऐसी दोबारा स्थिति नहीं लाइएगा। नींद आए तो आराम से जाके पीछे मुंह धो के आएंगे, थोड़ा सा बेइज्जती करना राइट बनता है। खड़े हो जाइए। जर्म स्तर क्या है? कितने प्रकार का होता है मत बोलिएगा, पहले ये बताओ जर्म स्तर क्या है। ये भी मत कहना कि सर बताया नहीं कभी। हाँ बता। नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा बच्चा, ये बात गलत बात है। जर्म स्तर क्या है? मैंने बोला ना कि जर्म स्तर के बारे में अभी खाली आपको बताना है। तो निषेचन हो गया ना। जर्म स्तर के बारे में बताइए। एनीबॉडी कोई बताना चाहेगा जर्म स्तर क्या है? हा? अरे भ्रूणीय अवस्था में बनता है जर्म स्तर, लेकिन जर्म स्तर के बारे में एक लाइन बोलना चाहेंगे? हाँ मालूम है मुझे, यही जवाब आएगा कि आपने ऐसा कुछ तो बताया ही नहीं, सब हम ही करके दे देंगे ना। हबड़ाओ नहीं, एडमिट कार्ड दे देना, एग्जामो देकर आएंगे हम तुम लोग का। बैठो बैठो बैठो, और कोई नहीं है ना धुरंधर इसमें? चलो देखो, अरे क्या है जर्म स्तर के बारे में अगर आपको बताना हो जर्म स्तर क्या है तो सीधा सा कहिए कि सर यदि युग्मनज की बात करें हम तो युग्मनज आगे एक प्रक्रिया करता है जिसका नाम है, पता है क्या? भ्रूणोद्भव। यह हालांकि आपको पढ़ाया नहीं है भ्रूणोद्भव। अब ये नहीं है कि मैंने आपको जर्म स्तर नहीं बताया, अभी एक अलग सा टॉपिक आपको बता दे रहे। देखो अगर हम बात करें किसका बच्चा? युग्मनज का। युग्मनज कैसे बनता है? एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संलयन से, यानी कि इनके मिलने से जो कोशिका बनती है वो कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। अब युग्मनज का अगर मैं लक्षण देखना चाहूं तो ये जो युग्मक होते हैं, युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित। यही ना, युग्मक कैसे हैं? अगुणित। अगुणित का मतलब कि शरीर में गुणसूत्र का एक ही सेट मिल रहा है, ठीक है। अगुणित एक शुक्राणु हो गया, एक अंडाणु हो गया, या एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, दोनों के मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, ठीक है। निषेचन हो जाएगा जिसके पश्चात एक द्विगुणित क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। इस युग्मनज का लक्षण यदि लिखना चाहे तो दो मुख्य लक्षण है। सर सबसे पहला तो ये कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती। कैसी बोला? द्विपार्श्व कौन बोला इसमें से?
कोई तो बोला है पार्श्व, तोड़ देंगे मार के बचिया बता दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा ना, सम्मिति पूछ रहे हैं, सम्मिति का नाम लिया यहाँ पे। हाँ चलो अब बात बंद। यहाँ देखो क्या है सर, ये कोशिका कैसी है, द्विगुणित है। द्विगुणित के साथ साथ एक और लक्षण है कि ये कैसा है, एकल कोशिकीय। बस ये दो बात हमेशा याद रखिएगा, किसके लिए, युग्मनज के लिए। युग्मनज कैसे, देखो यहाँ पे 2-3 बातें हैं सर। ये कौन है, युग्मक। युग्मक सदैव अगुणित होते है ना, युग्मक सदैव अगुणित, यानी कि युग्मक कभी द्विगुणित हो ही नहीं सकता। कारण ये भी बता चुके हैं कि युग्मक जो बनता है अर्धसूत्री विभाजन से, और अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है तो कोशिका कैसी बनती है, अगुणित बनती। ठीक है, चलो सर, ये हो गया अगुणित। जब युग्मनज बनेगा निषेचन के बाद तो क्या बनेगा, द्विगुणित। और साथ ही साथ क्या है सर, एक ही कोशिका है ना ये, इसीलिए क्या कहेंगे इसको, एकल कोशिकीय। ठीक है, यहां तक की बात। चलो सर, यहां पर हमने ले लिया युग्मनज। वो युग्मनज कैसा है, द्विगुणित और एकल कोशिकीय। ठीक है, अब ये युग्मनज क्या शुरू करेगा, विभाजन शुरू करेगा। अब विभाजन जब होगा, विभाजन का मतलब क्या कि सर एक कोशिका है, ये विभाजन करके 2 हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी, 4 से 8 हो जाएगी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर युग्मनज अभी कैसा है, एकल कोशिकीय है, और कुछ समय के बाद जब ये विभाजन करने लगेगा, और कुछ समय के बाद कैसा हो जाएगा, बहुकोशिकीय हो जाएगा। ठीक है, उसी को आगे चल के हम नाम देंगे क्या, भ्रूण का नाम देंगे। भ्रूण को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, भ्रूण को एम्ब्रियो कहा जाता है। अब जबरदस्त वाली बात ध्यान देना, इसलिए यदि मैं बात करूं बच्चा कि युग्मनज एकल कोशिकीय है, ये युग्मनज विभाजन करता है और बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण करता है। डन यहां तक। कौन सी प्रक्रिया से, उसी प्रक्रिया का नाम है भ्रूणोद्भव। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्ब्रियो जेनेसिस। हाँ, एम्ब्रियो जेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव। तो भ्रूणोद्भव माने कहा कि सर युग्मनज एकल कोशिकीय है, विभाजन करने के बाद ये बहुकोशिकीय संरचना बनाएगा, जिसको नाम दिया जाएगा क्या, भ्रूण। और जिस प्रक्रिया से बनाएगा उस प्रक्रिया का नाम है क्या, भ्रूणोद्भव। थोड़ा सा लंबा कर दिया, शॉर्ट में कहना है युग्मनज से भ्रूण का निर्माण भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया से होता है। डन है ना, बात समझ आ गई यहां तक। अब बात करते हैं बच्चा किसका, जर्म स्तर का। ठीक है कि सर ये जो भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया हुई है, तो ये जो युग्मनज अभी एकल कोशिकीय था, ये बदल गया किसमें, बहुकोशिकीय में। तो बहुकोशिकीय में बदल गया, तो सर देखिए ये युग्मनज है, अब इसके अंदर क्या होगी, बहुत सी कोशिका आ गई है। अब ये कोशिकाएं जो हैं अस्तर में कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, विभेदित हो जाएंगी। तो ये जो है 3 स्तर में या तो 2 स्तर में विभेदित हो जाती हैं, और उन्हीं स्तरों को नाम दिया जाता है क्या, जर्म स्तर। दिख रहा है 3 तरह का स्तर। सर एक ब्लैक वाला बार बार इसको क्या बोलेंगे, बाह्य जर्म स्तर, बीच वाले को मध्य जर्म स्तर, अंदर वाले को अंतः जर्म स्तर। तो भ्रूण की बहुकोशिकीय संरचना स्तरों में विभेदित हो जाती है, उन स्तरों को नाम दिया जाता है जर्म स्तर। जर्म स्तर कह तो दिया, लेकिन कहने के पीछे जो रीजन है कि उसको जर्म ही काहे बोला, जर्म मतलब जो आगे जन्म देता है। ठीक है, और यही जर्म स्तर आगे चल के एक बच्चे का शरीर बनाएगा। वो भी एग्जांपल के तौर पे बताए थे कि सर जो बाह्य जर्म स्तर है, हमारे शरीर के बाहर की जो भी संरचना है, वो क्या बनाएगा, त्वचा वगैरह जो हो गया वो कौन बनाएगा, हमारा बाह्य जर्म स्तर बनाएगा। अंतः जर्म स्तर क्या बनेगा, सर हमारे अंदर जो खोखला सा भाग है ना, जो अंतरंग है हमारे, वो सब बनाने का काम किसका है, आपका मध्य जर्म स्तर, सॉरी अंतः जर्म स्तर का। अब मध्य जर्म स्तर क्या करेगा सर, तो कहीं ना कहीं अंदर और बाहर के बीच में क्या सर, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उन सबको बनाने का काम कौन करेगा, मध्य जर्म स्तर। ठीक है, ये मिटा देगा नीचे का, ये कई बार बता चुके हैं। अब बताने के पीछे रीजन था ना कि लंबा छुट्टी हो गया तो लोग का, और हम इतना तो अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस है कि आज पढ़ाते हैं कल ध्यान में नहीं रहता है, तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से 4 दिन छुट्टी हो गई आप लोगों को, खा पी के खत्म कर दिए होंगे सब। कॉन्फिडेंस है आप लोगों पे हमें। खैर, अरे तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ कह रहे हैं, हम तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की।
चलो यहाँ जर्म स्तर की बात करें तो बच्चा जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ये जर्म स्तर के मामले में कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? त्रिकोरिक। इंग्लिश वर्ड याद है इसका? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये बुआ देखो ये सब बड़ी बेकार चीज है। बेकार चीज में जानते हो क्या है? बायोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा वर्ड तो इंग्लिश का है। जिस दिन आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना उसी दिन हिंदी मीडियम से हो आप लोग, हिंदी मीडियम में ही सब कुछ आएगा, लेकिन हाई त्रिकोरिक ना मिलके तब बुद्धि फ्रेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया सर हिंदी मीडियम का तो पेपर है ये, लेकिन है का इंग्लिश है कि हिंदी है ये? इसीलिए इंग्लिश वर्ड पे तनिक ध्यान रखा करिए। बार बार कहते हैं, आई भी नहीं बोलना है कि बिहार बोर्ड से कब कहां पलटी मार देगा सब कोनो गारंटी ना है। इसलिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखिए, अच्छे लेवल पे रखिए। चलो यहां तक की बात हो गई। इसका जर्म स्तर कैसा है? इनमें 3 तरह का जर्म स्तर होगा, इसलिए इनको बोलेंगे त्रिकोरिक। कौन कौन सा होगा? बाह्य जर्म स्तर होगा, मध्य जर्म स्तर होगा, अंतः जर्म स्तर। ठीक है, चलो आगे। अब इस जर्म स्तर के आधार पे कहीं ना कहीं हमने गुहा की बात की थी, प्रगुहा। ठीक है, प्रगुहा जिनमें मिलेगा उनको क्या बोलेंगे? गुहिकीय बोलेंगे। जिनमें गुहा नहीं मिलेगा उनको क्या बोलेंगे? अगुहिकीय बोलेंगे। और जिनमें थोड़ा बहुत गैप मिल रहा होगा गुहा के रूप में उनको क्या बोलेंगे? कूट गुहिकीय बोलेंगे। ठीक है, तो ये हैं तो 3 जर्म स्तर के, लेकिन इनमें प्रगुहा नहीं मिलता है। सीधा सीधा इनमें प्रगुहा नहीं मिलता है, अनुपस्थित है। ये भी कह सकते हैं कि इनमें प्रगुहा अनुपस्थित है। ये बात लाइन समझ में आ रही है? नीचे वाली ये वाला है ना? छुट्टी मारा तो कम से कम वीडियो तो देख लेते, देख के खत्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रगुहा नहीं है इसमें, तो प्रगुहा बनाता कौन है? तो प्रगुहा बनाने के लिए मध्य जर्म स्तर जिम्मेदार होता है, वो टूट जाता है, आधा चला जाता है बाह्य जर्म स्तर के पास, आधा चला जाता है अंतः जर्म स्तर के पास, बीच में सरकोखला सा जगह बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रगुहा कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें अभी मेरे कहने से भी समझ में नहीं आएंगी। मुझे पता है। चलो ठीक है, ये कि प्रगुहा नहीं होता है इनमें। जहां डाउट लगे पूछ लीजिएगा। कितने बिंदु हो गए? पृष्ठभाग से चपटे हैं, सम्मिति इनकी द्विपार्श्व है, जर्म स्तर हो गया, प्रगुहा इनमें नहीं है। उसके बाद इनमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस तक पहुंचे हम लोग। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया कि सर कोई एक ऐसा जीव है जो केवल कोशिका ही है उसके अंदर। तो उसको हमने क्या बोला था कि सर वो जो जीव है ना उसमें कोशिका स्तर का संगठन है। ठीक है सर, उससे बेहतर जो जीव मिला हमको, उसको जब हमने देखा तो क्या मिला कि सर उसमें कोशिका है और कोशिका से मिलके क्या बना हुआ है? ऊतक बना हुआ है। तो क्या बोला कि इसमें ऊतक स्तर का संगठन। किसी जीव को देखा तो सर इसमें क्या हो गया कि ऊतक से अंग बन चुका है, क्या बोलेंगे इसको? अंग स्तर का संगठन बोलेंगे। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस को देखेंगे तो सर इसमें अंग मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या बोले इसको कि इसमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। छठा पॉइंट, इनमें उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन समझते हो? उत्सर्जन मतलब कि सर हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अब उन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना होता है, और जिस अंग से बाहर निकालते उस अंग को क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। या तो उत्सर्जी अंग कह लो या तो उत्सर्जन अंग कह लो, जो कहना है कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो सर उत्सर्जन के लिए इनमें जो अंग पाया जाता है या फिर जो संरचना पाई जाती है उस संरचना को नाम दिया जाता है, बच्चा याद रखना, प्रोटोनेफ्रिडिया। यहां लिख देते हैं इधर ना, प्रोटोनेफ्रिडिया। ये कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में उत्सर्जी अंग कौन सा है? कौन है? प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, ऊपर मिटाएं।
जिनको डाउट रहता है लिखने के लिए वो हमें टाइम लेकर के लिख लिया करिएगा। ऐसा नहीं कि बाद में जिस दिन पूछे तो कोई ना कहे कि सर हम वीडियो ना देखे, हमारे पास मोबाइल नहीं है। इसका जिम्मा हमारा नहीं है। तो लिखना है तो यहीं पे लिख के काम खत्म कर लिया करिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, हो गया प्रोटोनेफ्रिडिया। अभी प्रोटोनेफ्रिडिया से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है यहाँ पे, कितना हुआ 6, 7वां नंबर पॉइंट। किसी को याद है टिनोफोरा? पक्का ना? बता दो बबुआ टिनोफोरा। अब सर टिनोफोरा तो बहुत बड़ा है, पूछना क्या चाहते हैं पहले खड़ा तो हो जाइए। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि वहां पे हमने कुछ कोशिका के बारे में नाम रखा था, वहां पे शायद कोई दंश कोशिका थी क्या? दंश कोशिका क्या कर रही थी? सब लोग नीचे देख रहा, काहे सब नीचे घुस गया कॉपी में। अभी तो आपने कहा था हाँ सर याद है। हाँ बिल्कुल, एक्सक्यूज तो रहेगा आप लोगों के पास। बैठ जाइए, समय हमारा बर्बाद होगा, बैठिए। चलो अगले पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि सर ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया जो अंग मिल रहा है किसके अंदर? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। क्या करने के लिए? उत्सर्जन करने के लिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। इस प्रोटोनेफ्रिडिया की जो कोशिका है उन कोशिका को बोला जाता है ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल, ठीक है। इससे पहले कहीं पे आपको रेनिट कोशिका बताया? नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए फिलहाल के लिए। क्या बताएं? जो यहाँ पे सर प्रोटोनेफ्रिडिया मिल रहा है, ये प्रोटोनेफ्रिडिया क्या कर रहा है? उत्सर्जन करने के काम में आ रहा है। और इस प्रोटोनेफ्रिडिया की जो कोशिका है उस कोशिका का नाम है क्या? ज्वाला कोशिका। याद रहेगा ना, ठीक है। चलो ऐसा भी कह सकते हैं ज्वाला कोशिका से मिलकर कौन बना है? प्रोटोनेफ्रिडिया बना है। चलो इनका उत्सर्जन करा दिया। कितना? 7, 8वां नंबर पॉइंट। ये जो होते हैं ये द्विलिंगी होते हैं, ठीक है। द्विलिंगी कहने का मतलब कि एक ही शरीर पे नर का जनन अंग भी होगा और मादा का जनन अंग भी होगा। या तो हम ऐसे को या तो कह लें क्या द्विलिंगी, या तो उभय लिंगी कह लें। जो आपको कहना है देख लीजिएगा कि सर द्विलिंगी कहने वाले हैं हम लोग या उभय लिंगी कहने वाले हैं। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस एक ऐसा जीव है जिसके अंदर दोनों लिंग होगा, नर और मादा दोनों होगा। और इनको ऐसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। और जो एक लिंगी होता है जैसे हम लोग है ना, हमारा शरीर क्या है? सर मैं अगर नर हूं तो नर हूं, ठीक है। और जो महिलाएं हैं सो महिलाएं, उनमें ना तो कोई नर का लक्षण है और ना ही नर में महिलाओं का लक्षण है। यानी कि हम सर एक लिंगी हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और जिनमें दोनों का दोनों अंग मिल रहा है उनको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। चलो ये द्विलिंगी है। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें आंतरिक निषेचन होता है। हाँ, आंतरिक कहने का मतलब अंतः निषेचन, या तो आंतरिक कह लो या इसी को हम क्या बोलते हैं? अंतः बोलते हैं। अब अंतः या आंतरिक का मतलब क्या हुआ कि जो मादा शरीर होगा उस मादा शरीर यानी कि उस मादा अंग में क्या बना होगा? सर मादा युग्मक बना होगा। नर युग्मक जा करके वहीं पर क्या करेगा? निषेचन करेगा। कुल मिला जुला के युग्मनज कहाँ पे बनेगा? शरीर के अंदर बनेगा युग्मनज, ठीक है। तो निषेचन कहाँ पे हुआ? शरीर के अंदर हुआ। तो ऐसा निषेचन क्या कहलाएगा? आंतरिक निषेचन या तो अंतः निषेचन होगा। एक निषेचन ऐसा होता है जैसे मेंढक है ना, मेंढक क्या करता है सर? मेंढक पानी में रहता है, ये चारों तरफ पानी है। यहाँ पर एक नर मेंढक है, एक मादा है, यानी कि चलो ये फीमेल हो गई, ये क्या हो गया? मेल हो गया। तो मेल क्या करेगा सर? अपने गैमेट को, युग्मकों को इसी पानी में निकाल देगा। फीमेल भी क्या करेगी? इसी पानी में अपने मादा युग्मक को निकाल देगी। और दोनों इसी पानी में क्या करेगा? निषेचन करेगा। अब बताओ कि निषेचन कहाँ पे हुआ? सर शरीर से बाहर हुआ ना, ठीक है। युग्मनज कहाँ बना? शरीर से बाहर बना। ऐसा निषेचन क्या कहलाएगा? बाह्य निषेचन। हम क्या बात कर रहे हैं? अंतः निषेचन का। अंतः निषेचन कहने का मतलब कि नर युग्मक जाएगा कहाँ पे? मादा अंग में, वहां पे निषेचन करेगा। शरीर के अंदर ही क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतः निषेचन। बाद में आएगा जब मेंढक, उस समय बात करेंगे, अभी फिलहाल नहीं, ठीक है। बता देंगे, टेंशन मत लो। आगे
लगभग एंड कर चुके हैं हम लोग। अब ध्यान रखिएगा, ये प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या है बच्चा? एक संघ है। संघ मतलब एक पूरा बहुत सारा क्या है? जीवों का समूह है, बहुत सारे वर्गों का समूह है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे जीव आएंगे, सारे के सारे कैसे होंगे? चपटे होंगे, सबका यही लक्षण होगा, इसीलिए हम एक ही साथ पढ़ रहे हैं इसको। अब यहां पे एक लाइन लिख रहे हैं, इस संघ के ज्यादातर प्राणी परजीवी होते हैं। अब परजीवी में भी कैसे परजीवी? अंतः परजीवी होते हैं। अब ये लाइन तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप जानते भी हैं। परजीवी का मतलब होता है एक ऐसा जीव जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, वो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर या तो उसके अंदर रहता हो, ऐसे जीव को क्या कहते हैं हम लोग? परजीवी कहते हैं। इंग्लिश में परजीवी को क्या बोलते हैं? पैरासाइट या पैरासाइट, जो आप पढ़ते हो, ठीक है। चलो, तो ये प्लेटिहेल्मिन्थेस जो होंगे, ये कौन है सर? परजीवी, ठीक है। हाँ देखो मैंने क्या लिखा, इस संघ के ज्यादातर, यानी कि सारे लोग नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो होंगे जीव, वो कैसे होंगे? अंतः परजीवी होंगे, यानी कि किसी ना किसी जीव के शरीर के अंदर मिल रहे हों, ठीक है। डन, लगभग सारी बातें कर ली। अब इसका एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल भी खत्म कर लेते। कुछ छूटा तो नहीं है ना? अरे हाँ, अंतः परजीवी है, यहीं पे एक बात छूट गया है, अंतः परजीवी है। मान के चलो कि प्लेटिहेल्मिन्थेस अगर मेरे अंदर चला गया, ठीक है, तो मेरे अंदर जाएगा, क्योंकि सर यह है अंतः परजीवी है, ठीक है। और इस जीव के अंदर, इसकी संरचना में एक संरचना पाई जा रही है इसके शरीर में, जिसको कहते हैं क्या? चूसक। चूसक माने क्या? चूसने वाला। तो हम लोग के शरीर के अंदर जाएगा, हम ही लोग के अंदर जोक देखे हो? जोक देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा सर। जोक अगर सट जाएगा ना तो आपका खून चूसना क्या कर देगा? चालू कर देगा। वैसे ही प्लेटिहेल्मिन्थेस जो चपटा वाला कृमि है, कीड़ा है, वो आपके अगर अंदर चला गया ना, आपके आंत में जाके चिपक जाएगा और चिपक के वहां से खून चूसता रहेगा। तो चूसने के लिए जो संरचना है उसके पास, क्या नाम है इसका? चूसक। तो इनके अंदर चूसक पाया जाता है, ये आपके अंदर जाएंगे और आपके अंदर उपस्थित पोषण को, रक्त को क्या करते रहेंगे? चूसते रहेंगे। खत्म। अब फटाफट इसका एग्जाम्पल देख के खत्म करते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा बच्चा, टीनिया और फेसियोला, ठीक है। फेसियोला होगा, ठीक है, जो आप देख लेना बुक में जैसे दे रखा आप वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीनिया और फेसियोला, जिनमें से ये दोनों के दोनों कौन है बच्चा? चपटे कृमि है। इनमें से एक के बारे में मैंने बताया था, आज भी आपको शेयर करते रहे इसके बारे में। जो टीनिया है एक प्रकार का चपटा कृमि है, और टीनिया के होते हैं दो प्रकार। एक को कहते हैं टीनिया सोलियम और एक को बोलते हैं टीनिया सेजिनेटा। मतलब कि टीनिया जो आपका जीव है ना, ये कौ प्रकार का है? दो प्रकार का है। टीनिया है कौन सर? प्लेटिहेल्मिन्थेस, मतलब कि क्या है? कोई चपटा कीड़ा है, ठीक है। और जब मैंने टीनिया का एग्जांपल लिया तो टीनिया होते हैं दो प्रकार के, एक को कहते हैं टीनिया सोलियम, दूसरे को कहते हैं टीनिया सेजिनेटा। यानी कि ये क्या है सर? एक चपटा कृमि होगा, एक कीड़ा होगा चपटा वाला, ये भी क्या होगा? कीड़ा होगा। बशर्ते नाम में केवल अंतर है क्या? एक को कहेंगे टीनिया सोलियम, दूसरे को क्या कहेंगे? टीनिया सेजिनेटा। अब दो वर्ड आता है, बीफ और पॉर्क, ठीक है। बीफ कहते हैं मवेशी के मीट को, मवेशी यानी कि गाय भैंस होता है ना, उनके मीट को क्या कहते हैं? बीफ, ठीक है। और सुअर के मीट को क्या कहते हैं हम लोग? पॉर्क कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, अभी देखो तो जरा यहाँ पे क्या बोले थे, मिटा दिए क्या? नहीं, यहीं पे इस संघ के ज्यादातर प्राणी कैसे होते हैं? अंतः परजीवी होते हैं, यानी कि सर जीव के अंदर रह रहा होगा। अब देखो टीनिया सोलियम जो है, एक क्या बता रहे हो? टीनिया सोलियम ऑलरेडी गाय के शरीर के अंदर मिले, बात समझे?
क्योंकि क्या है सर, ये अंतः परजीवी है। गाय भैंस के अंदर ऑलरेडी क्या मिल रहा होगा, टीनिया सोलियम मिल रहा होगा। सुअर के शरीर में क्या मिल रहा होगा, टीनिया सेजिनेटा मिल रहा होगा। अब क्या हमारे आसपास इस बीफ को खाने वाले लोग हैं? पोर्क को खाने वाले लोग हैं? बिल्कुल हैं। ठीक है, अब सोचो कि उस गाय के शरीर के अंदर कौन, ए बउआ तू क्या बतिया रहा है कि तू नहीं खाता है? क्या ये सब उल्टा पुल्टा दिमाग में रखते? जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें ध्यान दो ना। तू अपना माइंड डिस्टर्ब कर रहा है, बाजू वाले का भी कर रहा है, उससे सबसे बेहतर तू मेरा डिस्टर्ब कर रहा है। तू कतई बच्चा पसंद नहीं है हमें। 1-2 मिनट समझाने में चला गया, एक्स्ट्रा टाइम, माइंड भी डेविएट हो जाता है। ध्यान रखो इस बात का, अगली बार से हमारा डांटना फिर भाग जाओगे। क्या बात कर रहे थे कि गाय में क्या मिल रहा है सर? गाय के शरीर के अंदर मिल रहा है टीनिया सोलियम। सुअर के शरीर में क्या मिल रहा है, टीनिया सेजिनेटा। उसके शरीर के अंदर, उसके मांस में घुसा हुआ है। ठीक है, और जो लोग उसका मांस खाएगा, जो बीफ खा लिया, अब बीफ अगर अच्छे से नहीं पका या जो भी हुआ कारण, अगर उस बीफ में है टीनिया सोलियम, उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा क्या, टीनिया सोलियम। जिसने सुअर का मीट खाया उसके अंदर क्या चला जाएगा, टीनिया सेजिनेटा। ठीक है, और दोनों जैसे ही जाएगा शरीर के अंदर ना, क्या करेगा सर, अंतः परजीवी आपके शरीर के अंदर भी आ गया, क्या करेगा, उसके पास चूसक है, चूसना चालू करेगा, आपकी कोशिका को नुकसान पहुंचाना चालू करेगा। धीरे 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 इसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि यदि ये गलती से चाहे टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनेटा आपकी तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगा ना, पागल होने लगा। समझे? डन। इसी के साथ खत्म हुआ। जितना बतियाना है बतिया ले भाई। अरे बाबा रे, अरे टाइम रुको यार, रुक जाओ। कहना सर पानी वानी इतना पड़ल है, गिर जाए हम लोग, हैं आराम से आ रहे हैं हम लोग। एक चीज छूटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कौन को पॉइंट बता, 10 ना 11 ले लो, शुभ लेके चले जाना सर। प्लेनेरिया का अक्सर नाम रखा है हमने आप लोगों के सामने, और देखा भी है आप लोगों ने प्लेनेरिया को, माइक्रोस्कोप में देखे भी थे प्लेनेरिया को। ठीक है, तो प्लेनेरिया जो है इसी संघ के अंतर्गत आता है, यानी कि प्लेनेरिया का है एक प्रकार का चपटा कृमि है। और प्लेनेरिया में बस खाली एक बिंदु याद रखिएगा कि सर प्लेनेरिया के अंदर असीम क्षमता पाया जाता है। हाँ, और वो असीम क्षमता किसका, पुनरुद्भवन का। अब पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है सर, यदि हमारा कोई अंग कट गया ना, कटने के बाद वो अंग वापस आ जाएगा। ठीक है, कभी छिपकली को देखे हो? छिपकली को गलती से टच कर दोगे तो वो अपना पूंछ तोड़ के गिरा देती है, नहीं पता है? जानबूझ के गिराएगी वो, आपके केवल छूने मात्र से वो अपना पूंछ गिरा देगी, जानबूझ के। जैसे आप सपोज पापा जी आपको डांट रहे हैं, जस्ट फील करना, क्या आप डांट रहे हैं, आपको पता है कि आपकी गलती है नहीं है, वो एक अलग की बात है, लेकिन हम उस समय क्या करते हैं, थोड़ा सा सैड होने का नाटक करते हैं ताकि पापा कम डांटे, होता है ना। वैसे ही वो छिपकली करती है, जैसे आप उसके सामने जाओगे, उसको छेड़ने की कोशिश करोगे ना, वो अपना पूंछ गिरा देगी ताकि आप डर जाओगे कि अरे बाप रे, तो नुकसान पहुंच गया छिपकली को, क्या समझे, और वो अपना जान बचा ली। ठीक, तो एक तरह का फिजिकल एक्टिविटी होता है अपना जान बचाने के लिए। अच्छा, आप छिपकली का पूंछ जानते हो, 2-4 दिन 5 दिन में वापस कुछ आ जाएगा उसका, इसको कहते हैं पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कि जो छिपकली दीवार पे रह गई है उसका पूंछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला सीन। दूसरा सर, उसका जो पूंछ नीचे जो गिरा था, क्या उस पूंछ से नया छिपकली बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। जान तो रहता है, हमारा भी काट दोगे ना ये हाथ तो छटपटाता रहेगा कुछ देर तक। कैसे सर, मुर्गा कभी काटते देखे हो? छटपटाता ही नहीं कुछ देर तक, वो करेजा तो कुछ देर तक भुकभुकाते रहता है इसे। कैसे? अरे उसमें जान है बाबू, उसकी कोशिकाएं। अच्छा 1 मिनट, आपने जान है, कैसे मान ले जान है? सर आपकी कोशिकाएं जीवित है, आपकी कोशिकाएं कार्य कर रही है। तो बच्चा अचानक से किसी अंग को काटोगे, उसकी कोशिकाएं तो काम कर रही है ना, तो कुछ देर तक तो अपनी स्थिति को प्रदर्शित करेंगी ना, तो लगेगा ना कि वो हिल डुल रही है, तो फिर वो तो हमारा भी काम होगा, सेम टू सेम होगा, वैसे ही हालत हमारा भी होगा। हाँ बिल्कुल, हाथ कटने के बाद उंगलियां ऐसे चलती रहेंगी कुछ देर तक, कुछ देर तक चलती रहेंगी। ऐसा फील मत करो फालतू का। दूसरा क्या बोला, सर पूंछ कटने के बाद क्या नया छिपकली बनेगा? नहीं बनेगा ना। अगर बन जाता ना, उसी को कहते हैं क्या, असीम क्षमता। तो इस प्लेनेरिया को अगर हमने कह दिया कि सर ये एक प्लेनेरिया है,
थोड़ा सा कुछ ऐसा ही रहता है। इस टाइप का रहता है थोड़ा सा, ठीक है। अब ना आप इस प्लेनेरिया को जितना पीस में काटना है काट दो, 200-400 पीस में काट दो, ये हर एक पीस से नया नया प्लेनेरिया बन जाएगा, समझे। इसीलिए क्या बोलते हैं कि सर प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन का असीम क्षमता पाया जाता है। डन, प्लेटीहेल्मिन्थिस खत्म।